हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज़ में। अपना एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और एचएससी बोर्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का चल रहा है। ठीक है, तो इतना इनफ है। आज हम लोग को जो चैप्टर में करना है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। कोई डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ये पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट टॉपिक होने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद अपने को कैपेसिटेंस में जाना है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आज ये लास्ट टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक रह गया था पोटेंशियल में, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। छोटा ही वीडियो होगा तो अच्छे से देखो और जो भी डाउट रहेगा मुझे बताओ। इसके पहले के सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस 01, 02 का भी, और उसके पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पूरा लेक्चर सीरीज़ का लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हुआ चल रहा हूँ। चलो लेट्स फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को रखा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डाइपोल की, ये हमको कैलकुलेट करना है। ज़रा सिचुएशन को समझो, कैसा सिचुएशन है। सिचुएशन ऐसा है कि ये कोई मेरे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है। ध्यान देना, ये सब कुछ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के लिए हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वेरिएबल नहीं है, वो हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है और ऑफकोर्स पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस है, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा। फिर इसमें मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक चार्ज है -q, यहाँ पे एक चार्ज है +q, और दोनों कुछ डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड हैं। ठीक है, हमको एक और चीज़ पता है कि इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है p वेक्टर। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है p वेक्टर को या डाइपोल को हमने कुछ एंगल पे रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमने ऑलरेडी ये पिछले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर में देख रखा है कि जब भी डाइपोल किसी एंगल पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको टर्न करके अपने डायरेक्शन में लेके आता है या रोटेट करके अपने डायरेक्शन में लेके आ जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट को अपने डायरेक्शन में रखना चाहती है। क्यों? वो अपने को टॉर्क से समझ में आता है। हमको मालूम है पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड अपने तरफ लगाती है फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो ध्यान से देखो, ये फोर्स ऑन +q हो गया, ये फोर्स ऑन -q हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम है, तो फोर्स होता है q × E, मतलब फोर्सेस क्या है, सेम। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ नेट फोर्स कितना है इस पूरे डाइपोल पे, तो नेट फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन +q प्लस फोर्स ऑन -q का एडिशन। बट हमको पता है ये दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो ये ऐड होके 0 आने वाला है। मतलब नेट फोर्स 0 है। चाहे ऐसे कंक्लूड करो, चाहे तुमको पता है कि ये दोनों फोर्स ऑपोजिट हैं, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ फोर्स ऑन -q, यानी देयरफॉर नेट फोर्स इज 0। तो कोई भी डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, चाहे कोई भी कंडीशन में हो, चाहे फील्ड के डायरेक्शन में हो, चाहे उससे किसी एंगल पे हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे एंटी पैरेलल हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, हर केस में नेट फोर्स 0 होता है। वेरएज़ अगर मैं टॉर्क का बात करूँ तो हमने टॉर्क कैलकुलेट करके रखा है, हमने पिछले लेक्चर सीरीज़ में कैलकुलेट किया है। हमको पता है नेट टॉर्क कितना आता है। नेट टॉर्क आता है टाउ = PE साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है? थीटा ये एंगल है जिस एंगल पे डाइपोल अलाइंड है फील्ड से। ठीक है, ये p वेक्टर को मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, लेट दिस बी द p वेक्टर। ठीक है, ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल विद विच द डाइपोल इज अलाइंड विद द फील्ड। फील्ड के साथ किस एंगल पे अलाइंड है ये डाइपोल, ऐसे उस एंगल को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो ये होता है PE साइन थीटा। टॉर्क का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कैसा दिखता है? टॉर्क का वेक्टर फॉर्म दिखता है P × E जैसा। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये टॉर्क है, तो ज़रा ध्यान से समझो, ये टॉर्क कैसा टॉर्क है? ये टॉर्क फील्ड डाइपोल को अपने डायरेक्शन में रखने के लिए लगा रही है ना। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन में रखने के बजाय इसको हमने कुछ एंगल पे रखा है ना। ध्यान से देखो, ये कुछ एंगल थीटा पे है ना, तो अगर एंगल थीटा पे है तो इस थीटा एंगल पे लाने के लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा ना। या तो इस डाइपोल को कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, या ऑफ कोर्स इस डाइपोल को जिसने रोटेट कराया है उसको वर्क करना पड़ रहा होगा। तो ये जो वर्क कर रहे हैं हम इस डाइपोल पे टू रोटेट इट बाय एन एंगल ऑफ थीटा,
अगेंस्ट द टॉर्क दैट इज अप्लाइड बाय द फील्ड, फील्ड टॉर्क अप्लाई करके, ये सोचो फील्ड इसको ऐसे रखना चाह रहा है, हम उसके अगेंस्ट इसको ऐसे करके रखते हैं, तो ये क्या किया हमने, वर्क किया ना, वर्क किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है कि थीटा एंगल पे जब ये होता है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, या नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोलो, या पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलो। तो हम लोग यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझो। जैसे लीनियर वर्क का तो अपने को पता है, बट यहाँ पे एंगुलर वर्क हो रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, टॉर्क के अगेंस्ट मैं डी थीटा से इसको, सपोज ये टॉर्क है, टॉर्क इसको कहाँ लेके जाना चाहता है, टॉर्क इसको ऐसे लेके जाना चाहता है, तो मैं इसके अगेंस्ट डी थीटा से इसको डिस्प्लेस करूँ या रोटेट करूँ, तो कितना वर्क होगा वो मैं निकाल लूँ। तो नेटवर्क के लिए मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सो कंसिडर दिस डाइपोल इज रोटेटेड बाय डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क, टॉर्क के अगेंस्ट डी थीटा रोटेट किया है, तो छोटा वर्क डन क्या हो जाएगा, छोटा वर्क डन हो जाएगा टाउ डी थीटा। ठीक है, ये फील्ड का वर्क हो जाएगा और ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना टॉर्क इधर लग रहा है उतना ही टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा के इसको डी थीटा से डिस्प्लेस कर देते हैं। ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। यहाँ वर्क अब जब हम लोग निकाल रहे हैं तो एक चीज़ कंसिडर करके चल रहे हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में जा रहा है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है हमको। ठीक है, नेट वर्क कितना हो जाएगा, नेट वर्क हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रल dW विच इज़ इंटीग्रल टाउ डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ओके, अब ये थीटा 1 और थीटा 2 कैसे डिसाइड करना है, यही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ भी एक रेफरेंस पॉइंट लगेगा। जैसे हम लोग ने पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट बी को इन्फिनिटी लिया था और पॉइंट ए को वो पॉइंट लिया था जहाँ पोटेंशियल निकालना था हमको, तो यहाँ पे भी हम लोग को वर्क निकालना है किसी एंगल थीटा पे कि इस एंगल थीटा पे कितना वर्क हुआ है, और जितना वर्क हुआ होगा वही इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी। तो हमको पता होना चाहिए कि किसी दूसरे पॉइंट पे जो रेफरेंस हमको सेलेक्ट करना है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसका वर्क निकाल लेंगे। देखो क्या बोला मैंने, जैसे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो क्या किया था, हमने पॉइंट बी इन्फिनिटी पे ले लिया था ना, हमको पता था इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है, वो अपने हम लोग ने अज्यूम कर लिया था। तो अगर इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है और पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी किया तो ए का ही पोटेंशियल मिल जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी वाला तो 0 है, तो एनीथिंग माइनस 0 इज द सेम थिंग। सिमिलरली अगर मुझे पता हो कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे वर्क 0 है, तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर एंगल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट दैट एंगल वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है वो डिफरेंस निकाल लूँगा तो मुझे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। सो अजम्पशन एक ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान देना। अजम्पशन इज थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज where potential energy of the dipole is 0। ठीक है, ये एक assumption है। सो एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, जहां हम लोग इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, थीटा 2 जो अपना थीटा है और थीटा 1 जो है वो 90 है, तो 90 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम करना है और थीटा 2 अपना थीटा है। तो वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रल थीटा 1 जो कि थीटा नॉट है और थीटा 2 जो कि थीटा है। सो थीटा नॉट से थीटा एंगल पे इसको लेके आना है। टॉर्क की वैल्यू डालो, टॉर्क है PE साइन ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, टॉर्क सब्स्टिट्यूट हो गया है, डी थीटा है, बस अपने को इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा ये पार्ट तुमने लिख लिया होगा तो मैं ये रब करके यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो तो देखो बेसिक आइडिया क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ ही क्यों रही है, आ इसलिए रही है कि डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में रहना चाहता है ना, फील्ड उस पर ऐसा टॉर्क ही लगाता है, फील्ड उसको हमेशा ऐसे रोटेट करना चाहता है, ऐसे अपने डायरेक्शन में। हम उसको ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा एंगल कुछ रख रहे हैं, ऐसे इस एंगल पे हमने इसको रखा है तो वर्क लगेगा ना। जैसे देखो ये पेन हमेशा खुद से गिरना चाहता है,
बट मैं इसको उठा के ऊपर लेके आके रखता हूँ तो मैं इसमें कुछ वर्क करता हूँ ना, देखो इसको यहाँ से यहाँ उठाने में कुछ वर्क लग रहा है ना, बट छोड़ दूँ तो ये खुद से हमेशा नीचे ही जाना चाहेगा। वैसे ही ये डाइपोल को भी अगर तुमने फ्रीली छोड़ा तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में। बट अगर इसको किसी और एंगल पे रखना है तो तुमको वर्क करना पड़ेगा। वैसे इस पेन को ग्राउंड के अलावा किसी और हाइट पे रखना है तो वर्क करना पड़ेगा। ओके, लेट्स डू द इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंटीग्रल में से पी बाहर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, थीटा नॉट से थीटा 1, ठीक है। सो फाइनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इज कमिंग आउट एज पी या माइनस पी डाल देते हैं यहाँ पे, चलो माइनस पी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, कॉस ऑफ पहले क्या हो जाएगा, अच्छा थीटा है ना यहाँ पे, थीटा 1 नहीं, तो ये हो जाएगा फाइनल लिमिट यानी कॉस थीटा माइनस इनिशियल लिमिट यानी कॉस थीटा नॉट। मतलब कोई डाइपोल को थीटा नॉट से थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर रहे हो तुम, या चाहे ये तुम्हारा थीटा 2 है ये थीटा 1 है, तो थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे डिस्प्लेस कर रहे हो अगर तुम, तो इतना वर्क तुमको करना पड़ेगा, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ये तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और हमको मालूम है कि 90 डिग्री वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, मतलब यहाँ जब मैं थीटा नॉट 90 डालूंगा तो ये पार्ट 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा ये हो जाएगा माइनस पी कॉस ऑफ थीटा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। और इनफैक्ट अगर मैं वैल्यूज़ निकालूं तो मैं यहाँ पे 3 केसेस भी बना सकता हूँ, वो 3 केसेस हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, फिर ये डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आई होप सबने नोट डाउन किया है, मैं साइड हो गया हूँ, नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। लेट्स सी, जैसे इसी के मैं 3 केसेस देखूँ कि कहाँ कहाँ कितना कितना पोटेंशियल एनर्जी है और कौन से केस को क्या सिचुएशन है। तो पहले तो फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है किसी भी एंगल थीटा पे, इट इज़ माइनस पी कॉस थीटा। और वर्क कितना लगता है उस एंगल पे लाने के लिए, वर्क लगता है माइनस पी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, इतना वर्क लगता है किसी डाइपोल को थीटा 1 से थीटा एंगल लेके आने के लिए। सो सुनो, देयरफॉर इफ अ डाइपोल इज रोटेटेड from theta 1 to theta 2 in an electric field, the work done is W equal to minus PE cos of theta 2 minus cos of theta 1। ये एक फॉर्मूला वर्क डन के लिए याद रखोगे तुम, और ये एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद रखोगे तुम, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था उसी को थीटा 1 और थीटा 2 के फॉर्म में लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके केसेस देखो, केसेस क्या क्या है। केसेस ये हैं कि इफ़ थीटा इज़ 0, जब थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या आ जाएगी, यू थीटा ये हो जाएगा कॉस 0 1 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा माइनस पी। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो मिनिमम है क्योंकि माइनस में है ना वैल्यू, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है सब्सटेंस स्टेबल हो जाता है या ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाता है। जैसे देखो थीटा 0 मतलब कहाँ, ये फील्ड के डायरेक्शन में आ गया ना, और जब फील्ड के डायरेक्शन में आएगा तब स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि यही तो करना चाहता है वो, फील्ड के डायरेक्शन में ही तो आना चाहता है ना वो। तो जैसे ही फील्ड के डायरेक्शन में आएगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये कौन सा सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, और ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जो कि स्टेबल है। मतलब अगर मैं ये 0 पे है और इसको मैं 0 से शिफ्ट करता हूँ, सपोज डाइपोल ऐसे है 0 पे, मैं इसको 0 से इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये वापस भाग के इधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट करूँगा तो वापस भाग के इधर आ जाएगा। मतलब ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जो कि स्टेबल है, जो अपना इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। समझ में आया ये सबको बात? ओके, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस देखो, इफ़ थीटा इज़ 90, थीटा 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यू एट थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 90 होता है 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0।
अब ये स्टेट जो है ये अनस्टेबल सिचुएशन है, अनस्टेबल बोल सकते हो या बेसिकली नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। क्यों नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन है? क्योंकि यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो नहीं है ना। देखो ये डाइपोल को ऐसे रखा तो ये भाग के यहाँ आ जाता है, यहाँ आता क्यों है? क्योंकि यहाँ के टॉर्क ज़ीरो हो जाता है ना। अब फील्ड इसको रोटेट नहीं कराएगा, अब फील्ड बस इसको ऐसे खींचेगा, रोटेशन नहीं दे रहा। बट जैसे ही यहाँ होगा ये, तो इसको फील्ड दोनों तरफ से ऐसे खींच रहा है तो ये रोटेट हो रहा है। तो जैसे ही रोटेशन बंद होता है ना तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है ये वाले केस में। बट ये वाले केस में ये ऐसे है फील्ड के परपेंडिकुलर, तो यहाँ टॉर्क तो लग रहा है ना, फील्ड इसको यहाँ से ऐसे खींच रहा है, यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट होगा। मतलब ये एक नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ठीक है। और लास्ट वाला जो केस है थर्ड वाला, इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्रीज, थीटा 180 यानी कॉस थीटा -1 यानी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस PE, और ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया है, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन टॉर्क भी ज़ीरो है। कैसे? देखो ये डाइपोल को फील्ड इधर रखना चाहता था और जैसे इधर आ जाता है फील्ड बस इसको ऐसे खींचते रहता है। अब सोचो तुमने इसको 180 पे रख दिया है ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब फील्ड पॉजिटिव को इधर पुश कर रहा है, नेगेटिव को इधर पुश कर रहा है, तो ये इसको दोनों तरफ से प्रेस कर रहा है। बट दोनों तरफ से प्रेस करने में भी टॉर्क ज़ीरो है, अभी भी टॉर्क तो ज़ीरो ही है ना, क्योंकि ये ऐसे दोनों तरफ से प्रेस कर रहा है। सोचो इसको, टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब दो फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाए। यहाँ पे ये फोर्स भी इसी लाइन के अलॉन्ग है, ये फोर्स भी इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो टॉर्क ज़ीरो। तो टॉर्क ज़ीरो हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, फोर्स भी ज़ीरो क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज है। तो नेट फोर्स ज़ीरो, नेट टॉर्क ज़ीरो, मतलब ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गया। बट ये ऐसा इक्विलिब्रियम है, सोचो मैं इसको थोड़ा सा भी इधर करूँगा तो ये फोर्स यहाँ जा रहा है, ये फोर्स यहाँ, थोड़ा भी यहाँ किया तो ये फोर्स यहाँ, ये फोर्स यहाँ, मतलब ये इसको ऐसे घुमा के यहाँ कर देगा। इट्स लाइक कि ये पेन को इतने हाइट पे ऐसे रोक के रखा है मैंने, तो पेन तो इक्विलिब्रियम है बट अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि ज़रा भी मैंने इसको चेंज किया तो ये नीचे गिर जाएगा। गिरा ना नीचे, तुमको दिखाई नहीं पड़ा बट गिर गया। तो नीचे गिर जाता है, बट नीचे गिरने के लिए, मतलब जब ये नीचे गिर रहा है तो नीचे गिर के वापस ऊपर थोड़ी आ सकता है खुद से। तो इक्विलिब्रियम तो है, बट ये इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन नहीं किया जा सकता अगर एक बार डिस्टर्ब हो जाए। बट यही सोचो ग्राउंड पे रखा हुआ, ग्राउंड पे रखा है पेन, और इसको तुम जितनी बार ऊपर उठा के छोड़ोगे ये वापस ग्राउंड पे जाएगा। जैसे ये डाइपोल जब यहाँ था तो इसको जितनी बार हम किसी दूसरे एंगल पे ले जाके छोड़ते थे वापस भाग के यहीं आता था। तो ग्राउंड वाला जो सिचुएशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये जो हाइट पे रुका हुआ सिचुएशन है ये अनस्टेबल है। इसको यहाँ से छोड़ोगे तो ये गिर जाएगा बट खुद से वापस नहीं आएगा, लेकिन ग्राउंड में खुद से चला जाएगा या ग्राउंड पे खुद से चला जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ये इक्विलिब्रियम तो है, बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के 3 केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये नॉन इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में इतना ही पार्ट है, पॉज करके सब लोग नोट डाउन कर लेना। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, छोटा सा लेक्चर था। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा पोटेंशियल एनर्जी पार्ट। किसी को इसके पहले के कोई भी टॉपिक्स या इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिंदास पोस्ट करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके एवरीवन, बाय।